नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर से मैं धर्मेंद्र कुमार आज डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के लिए समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय लेकर के आया हूं। आइए विषय पर चलते हैं। समाज उपयोगी उत्पादक कार्य ऐसे प्रत्येक प्रकार के कार्य जिनका समाज में उपयोग हो, उनका उत्पादन किया जा सके और व्यापार किया जा सके, साथ ही साथ उसको आजीविका का एक माध्यम भी बनाया जा सके, ऐसे सभी प्रकार के कार्यों को हम समाज उपयोगी उत्पादक कार्य कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के कार्य आते हैं। एक आपका मूल कार्य है, मूल कार्य के अंतर्गत आपके भोजन है, आवास है, स्वास्थ्य है और मनोरंजन, इसकी आवश्यकता सभी को होती है। इसके बाद दूसरा जो कार्य है वो है वैकल्पिक कार्य। वैकल्पिक कार्य इसमें कई बिंदुएं आ जाती हैं, जिसमें से हम किसी भी एक टॉपिक को लेकर के, किसी भी एक कार्य को लेकर के हम उसे चुनते हैं, उसको सीखते हैं, सीखने के बाद उसका उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, साथ ही साथ आजीविका का एक माध्यम भी बनाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं जरा ये देखें। आइए, फर्स्ट है कृषि शिल्प, गृह शिल्प, इसे गृह विज्ञान भी कहा जाता है। तीसरा चर्म शिल्प, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प। ग्रंथ शिल्प को पुस्तक कला से भी संबंधित माना जाता है, क्योंकि ग्रंथ जो होता है वो कागज का ही होता है, इसलिए इसे ग्रंथ शिल्प के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मिट्टी के कार्य, इस पे थोड़ी चर्चा हो जाए। कृषि का तात्पर्य आपका कृषि के कार्यों से है, जैसे जुताई, निराई, गुड़ाई, बुआई इत्यादि। गृह शिल्प अथवा गृह विज्ञान, गृह शिल्प घर, गृह का तात्पर्य होता है घर से संबंधित जो भी कलाएं होती हैं उसको, यानी कि गृह विज्ञान वह विज्ञान होता है, अगर इसकी परिभाषा हम देते हैं तो कहते हैं कि गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो गृह संचालन के विषय में व्यवस्थित ज्ञान दे। अब इसके बाद आता है आपका चर्म शिल्प। चर्म शिल्प में चमड़े से संबंधित, चर्म का तात्पर्य चमड़ा हो जाता है, चमड़े की कला, इससे आपके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट है, पर्स है, बैग है और भी विभिन्न प्रकार की चीजें। धातु शिल्प है तो धातु में आपकी विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, पीतल है, सोना है, चांदी है, ये सभी प्रकार के आपके धातु होती हैं और इनसे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं और उसका उत्पादन भी किया जाता है और साथ ही साथ व्यापार के रूप में भी चुना जाता है और आजीविका का एक माध्यम बनाया जाता है। इसके बाद आपका काष्ठ शिल्प है। काष्ठ का तात्पर्य लकड़ी से होता है, लकड़ी साधारण सी लकड़ी होती है, उसका आप मेज, कुर्सी, टेबल, जो भी आपकी उपयोग की चीजें होती हैं उन सब सारी चीजों को आप बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ
उसको व्यापार के रूप में भी चुनते हैं और आजीविका का एक माध्यम बनाते हैं। इसके बाद आपके ग्रंथ शिल्प हैं। तो ग्रंथ शिल्प में, ग्रंथ का तात्पर्य मैंने आप सभी को बताया था कि कागज से संबंधित जो कलाएं होती हैं उसको ग्रंथ शिल्प के अंतर्गत लाया जाता है। जैसे कागज की बहुत सारी चीजें बनती हैं, कागज के लिफाफे, कागज की पतंगी, कागज के पतंग, कागज की झंडियाँ, कागज के फूल, कागज के और भी विभिन्न प्रकार की चीजें जो कागज से बनाई जा सकती हैं उसको हम ग्रंथ शिल्प के अंतर्गत लाते हैं। इसके बाद आपकी मिट्टी के कार्य, मिट्टी सोयल जिसको बोलते हैं, मिट्टी जो है वो साधारण सी होती है। उसका एक कुम्हार को आपने देखा ही होगा कि कुम्हार अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका दिया भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है, सुराही भी बनाता है और भी उपयोग में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन भी बनाता है। साथ ही साथ ये तो कुम्हार की बात हो गई। कुम्हार के अलावा अगर मूर्तिकार है तो उस मिट्टी से वो मूर्ति भी बनाता है और भी विभिन्न प्रकार की चीजें मिट्टी से बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो शिल्प की बात आ रही है तो ये कला होती है। ये सभी चीजें सभी चीजों की कला होती है, सीखनी पड़ती है। सीखने के बाद उसमें निपुणता प्राप्त की जाती है और तब जा करके हम किसी भी कार्य में निपुण हो जाते हैं और उसको बनाते हैं। बनाने के बाद उसको व्यापार के रूप में चुनते हैं। जैसे अब ज्यादा मात्रा में एक बनाएंगे तो अपने लिए, अपने यूज के लिए होगा, अपने उपयोग करेंगे। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में जब बना देते हैं तो वो क्या करेंगे, उसका जाहिर सी बात है कि हम उसको व्यापार के लिए चुनेंगे। तो ऐसे ही, और जब व्यापार के लिए चुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका हम आजीविका, उसको हम आजीविका का एक माध्यम भी बनाएंगे। तो ये आपका इसमें से ये जो जितने भी बिंदु हैं इनमें से बॉयज के लिए बीटीसी सिलेबस में आपकी केवल यूपी की बात मैं कर रहा हूं कि कृषि शिल्प बॉयज के लिए लागू किया गया है और गृह शिल्प गर्ल्स के लिए है। अन्य डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। इनमें से किसी भी विषय का आप चयन कर सकते हो और किसी भी विषय को लेकर के आप आगे उसमें अपने कार्य कर सकते हैं, अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यूपी में खासतौर से बॉयज के लिए कृषि शिल्प और गर्ल्स के लिए गृह शिल्प है। तो आज की वीडियो में हम बॉयज के लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कृषि शिल्प के बारे में। कृषि है क्या, कृषि किसे कहते हैं, तो कृषि की भूमिका आपको नोट करवाएंगे। कृषि कृषि का तात्पर्य जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई इत्यादि कार्यों से लिया जाता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति का आगमन होता है, जिसमें M.S. स्वामीनाथन स्वामीनाथन का नाम आता है। M.S. स्वामीनाथन को भारत में कृषि का जन्मदाता माना जाता है। वैसे तो देखा जाए भारत में कृषि का आरंभ प्राचीन काल से ही मिलता है, देखने को मिलता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। विश्व स्तर की बात कर लें तो विश्व स्तर पर कृषि के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बात करें 1960 के दशक में, पहले तो कृषि की व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में बहुत ही अच्छी थी, जिससे आसानी से भारत की जनता का भरण पोषण का कार्य हो जाता था। लेकिन
इसी समय 1960 के दशक में ही विश्व व्यापार संगठन आया था, WTO। इसके आ जाने के कारण पूरी कृषि व्यवस्था का आधारशिला, या कह लीजिए कि उसका ढांचा बिल्कुल चरमरा सा गया था। अब विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या होता है कि जो भी चीजें हमारे यहाँ हैं, जो आयात और निर्यात का कार्य होता है, जैसे हमारे भारतवर्ष में भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ कृषि से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी फसलें हैं, उनका उत्पादन ज्यादा मात्रा में होती है। ऐसे ही ईरान है, इराक है, इन सब देशों में जो है पेट्रोल, डीजल, ये सब, इन सब चीजों का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो हमारे यहाँ नहीं होता है। तो आयात और निर्यात का कार्य जो है, आदान प्रदान का कार्य जो हमारे यहाँ नहीं है, उसको मंगाना और हमारे यहाँ जो ज्यादा मात्रा में है उसको बाहर भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ये WTO के आ जाने के कारण हुआ। जिस कारण से अभी आपको पहले बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे अनाजे वगैरह थी, इन सब चीजों को हम बाहर भेजते थे और साथ ही साथ वहां से अपनी जरूरत की चीजों को हम मंगवाते थे। तो विश्व व्यापार संगठन के आ जाने के कारण पूरी कृषि व्यवस्था की आधारशिला एकदम का ढांचा जो था वो चरमरा सा गया था। जब ऐसी व्यवस्था आ गई, ऐसी स्थिति जब आई, तो तत्कालीन सरकार ने पूरे भारत में लगभग कृषि व्यवस्था को सुधार करने के लिए लगभग 50,000 फार्म हाउस, जिसको आप कह लीजिए कि कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, तत्कालीन भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 50,000 कृषि अनुसंधान केंद्रों की स्थापना किया, जिसमें कुशल कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें किसानों को बेहतर ढंग से कृषि के कार्य, जैसे खेती गृहस्थी और खेत जुताई, निराई, गुड़ाई, बुआई, मिट्टी की जांच, ये सभी प्रकार के कार्यों के बारे में अच्छे तरीके से इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था।